हेलो बच्चों, समर्पण कोचिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। जीओसी वाला चैप्टर चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान बसती है इसके अंदर। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ये सब एप्लीकेशन ऑफ जीओसी के अंदर या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसके अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, जो कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है सामने लिखा हुआ। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ पहले वाले टॉपिक के बारे में भी ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि पहले वाले टॉपिक कौन कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये सब आपको आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो फिर या जो सेशन आपके लिए बेकार जाने वाला है। आप सिर्फ देखते रहोगे यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फटाफट से बताऊंगा कि ये इसमें रेजोनेंस, इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन है, इसमें ये, इसमें वो है, और आपके बिल्कुल चमकेगा भी नहीं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। उससे अच्छा है कि आप जो है पहले वाले टॉपिक एक बार रिवाइज़ करके रखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवाइज़ करके रखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कार्बेनाइन जो है क्या चीज़ होती है। जिस तरह से कार्बोकैटायन जो था वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखने वाले स्पीसीज़ को बोलते थे, उसी प्रकार से अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्रकार के केमिकल स्पीसीज़ को, रासायनिक प्रजातियों को कार्बेनाइन कहा जाएगा। तो कार्बन के पास में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है अगर उसके पास में, तो उसको कार्बेनाइन बोलते हैं। ठीक है, कार्बेनाइन में आप देखोगे कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में पड़े हैं, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन रिच कह सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी कह सकते हो। ठीक है, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन के मामले में धनवान है। कार्बोकैटायन वाला कार्बन था, उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन के मामले में कंगाल था। ठीक है, ये समृद्ध है, इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी। ठीक है, और इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, मैं आपको बताता रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होना बुरी बात होती है। चार्ज कोई भी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर चार्ज पड़ा है तो अगर आप उस चार्ज को कम कर लेते हो, चार्ज है उसका अमाउंट कम कर लेते हो, उसकी मात्रा अगर आप कम कर लेते हो, तो ये बड़ा ही पुण्य का काम होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चार्ज आप कैसे कम करोगे। अगर कार्बेनाइन है उसके ऊपर आपने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर ये माइनस चार्ज को बढ़ा देगा कम करने की बजाय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दे रहा, तो पहले से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, फिर इसने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ धकेल दी तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ा और स्टेबिलिटी घटी, बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, चार्ज बढ़ा स्टेबिलिटी घटी। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आपने कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दिया, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच के इसके ऊपर चार्ज है वो कम कर लेगा, तो स्थायित्व जो है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है दाता समूह कौन कौन से होते हैं, ये जो प्लस वाले ग्रुप होते हैं, जो प्लस एम वाले ग्रुप या प्लस आई वाले ग्रुप, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो माइनस एम वाले या माइनस आई वाले जो होते हैं, इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बेनाइन की। ठीक है, वही हमारा टॉपिक है। तो इसको ऐसा लिख लेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन का स्थायित्व जो है वो समानुपाती होता है। मतलब किसके बढ़ाने से स्थायित्व बढ़ेगा, इसके लगाने स्थायित्व बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विड्रॉइंग ग्रुप आपको पता है माइनस एम वाले और माइनस आई वाले होते हैं, रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो माइनस प्लस एम वाले और प्लस आई वाले होते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके आधार पे हम जो है इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आप इसको एक बार अपने दिमाग में चिपका लीजिए एकदम,
फेविक्विक से, ठीक है। फेविस्टिक से मत चिपकाना, फेविक्विक से चिपकाना, क्योंकि फेविस्टिक जो होती है थोड़ी सी कमज़ोर होती है। केमिस्ट्री एक वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है, एक क्या बोलते हैं इसको, वोलेटाइल का मतलब है जो आसानी से निकल जाता है, आसानी से गायब हो जाता है, उस टाइप का सब्जेक्ट है। तो आपको इसको लगातार रिवाइज़ करना होगा। अगर आपने इसको लगातार रिवाइज़ नहीं किया तो एकदम पॉइंट ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको इसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब तक तो आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास तौर पे जो है वो एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, उसको बार बार आपको याद रखना पड़ता है, चीज़ों को बार बार देखना पड़ता है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, तो इनको कंटिन्यूसली इसको मेमोराइज़ करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि कार्बेनाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे स्टेबिलिटी है वो घट जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। CH3CH2 माइनस, ठीक है, CH3CH3 फिर माइनस और CH3CCH3 और CH3 माइनस। 3 कार्बेनाइन है, एक 1 डिग्री कार्बेनाइन, एक 2 डिग्री कार्बेनाइन और एक 3 डिग्री कार्बेनाइन। आपको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में कैसे ग्रुप लगे हुए, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर कैसे समूह लगे हुए। तो ये CH3 समूह लगा हुआ है। CH3 समूह है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइलो, इथाइलो, प्रोपाइलो, ये सब एल्काइल ग्रुप कहलाते हैं। इनको आप R ग्रुप लिख सकते हो, इनको लिखते हैं ना, R लिखते हैं, R से दिखाते हैं। तो ये जितने भी एल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट समझते होंगे आप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला इफेक्ट होता है। इसका मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी ख़राब होने वाली है। यहाँ पर जो है 2 ग्रुप प्लस आई दिखा रहे हैं, ये भी प्लस आई दिखा रहा है, ये भी प्लस आई दिखा रहा है, तो इसकी तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दोनों प्लस आई इफेक्ट जो है इसकी स्टेबिलिटी को बहुत कम कर लेंगे और यहाँ तो क़यामत आ जाएगी। तीनों प्लस आई इफेक्ट मिलकर इसकी जान निकाल देंगे, इसकी स्टेबिलिटी को है ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल मौत की कगार पर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जिस तरह से प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे स्टेबल जो है, हालांकि स्टेबल तो ये भी नहीं है, देखो इस प्लस आई से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन इनको आपस में तुलना करें तो ये वाला फिर भी ठीक ठाक सा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है और ये वाला और कम स्टेबल है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का क्रम है जो आपको याद नहीं रखना है, समझना है। आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, ऑर्डर नहीं रखने हैं, ठीक है। नंबर 2 CH2 ऐसे करते हैं, CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव, इधर भी CH2 ही कर लेते हैं एक बार तो, और CH3। कार्बेनाइनों के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि कार्बेनाइन वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होता है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की कोई कंडीशन कभी लगती ही नहीं है। तो जब कभी भी आपके सामने कार्बेनाइन आ जाए तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में तो सोचना ही मत। सोचोगे तो भी उसको पाप माना जाएगा, इसलिए सोचना ही मत आप। 2 आपके सामने कार्बेनाइन हैं। एक कार्बेनाइन के अंदर दिख रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, यानी कि रेजोनेंस नज़र आ रहा है। अनुनाद है, अनुनाद की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, इससे स्थायित्व है वो बढ़ जाएगा। रेजोनेंस तो नाम ही काफ़ी अपने आप में। इस नेगेटिव चार्ज वाले में कोई रेजोनेंस नज़र नहीं आ रहा है। एक रेजोनेंस का है, एक बिना रेजोनेंस का है। तो रेजोनेंस वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बिना रेजोनेंस वाले से। बल्कि इसमें तो आप अगर आप ये ग्रुप को देखोगे तो ये प्लस आई ग्रुप दिखाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके इस पे चार्ज और बढ़ा लेगा। तो सीधी सी बात है, रेजोनेंस वाला वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई विवाद की बात है ही नहीं। नंबर 3 है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, दोनों में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है।
तब क्या करेंगे, इसमें रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो आप मुझे बताओ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप ये समझो बच्चों, एक कंसेप्ट होता है कि नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखता है, ज़्यादा उसकी देखभाल करता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, ऑक्सीजन में और नेगेटिव नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी होती है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म जो है, ये शब्द जो है विद्युत ऋणता, ये बार बार आपके सामने आता रहता है। तो अब तो आपको ना चाहते हुए भी इसका ये याद हो गया होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, नाइट्रोजन की होती है 3.0। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है, ऋणावेश जो होता है, वो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों पर अधिक स्थायी होता है। द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज़ वाई दिस फर्स्ट स्पीसीज इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस सेकेंड वन। आई होप यू मस्ट गॉट इट। ओके, नेक्स्ट, गोइंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये ले लिया हमने इस तरह सा एम आकार का कोई कार्बन आयन, ठीक है। फिर हमने एक और कार्बन आयन ले लिया एम आकार का, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगा लिया। फिर हमने एक और एम आकार का ले लिया, उसमें 2 डबल बॉन्ड लगा लिए। तो इसकी स्टेबिलिटी मैं पूछूंगा आपसे, तो आप अभी से इसका कंपेयर करके रखो, तब तक मैं और एग्जांपल नीचे लिख लेता हूँ। और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसके। नेगेटिव और आपका ये हो गया NO2, CH2 और CH2 नेगेटिव। और इसके बाद में कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि चलिए अभी तो इनको कंपेयर करते हैं, फिर और एग्जांपल लेंगे इसके बाद में। पहले वाले में नेगेटिव चार्ज पड़ा है, ये इसके साथ में एक कार्बन की लंबी श्रृंखला लगी हुई है, और कार्बन की श्रृंखला को आप एल्काइल ग्रुप बोल सकते हो। और एल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई प्रभाव दिखाता है, प्लस आई प्रभाव दिखाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन धकेल के ये पूरी चेंज होगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन धकेल के इसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ा देगी, यानी कि स्थायित्व तो इसका कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस करेगा, अनुनाद में शामिल है। तो अनुनाद की वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और सारा खेल किसका होता है, स्टेबिलिटी का ही सारा खेल होता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, रेजोनेंस है इसके अंदर ठीक ठाक सा। उस मॉलिक्यूल को देखोगे, उस स्पीसीज़ को देखोगे तो वहाँ पे देखो डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस है, और डबल सिंगल डबल ये भी रेजोनेंस है। लंबा सा रेजोनेंस है, एक एक्सटेंडेड लेंथ में रेजोनेंस है, फैला हुआ रेजोनेंस है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो अधिक रेजोनेंस है। आर मतलब रेजोनेंस, बड़ा आर मतलब बड़ा रेजोनेंस, ज़्यादा रेजोनेंस। तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें रेजोनेंस था ही नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। उल्टा इसमें प्लस आई इफेक्ट और लग रहा है। अब आप कहोगे प्लस आई इफेक्ट तो ये वाला ग्रुप ही लगा सकता है। जब रेजोनेंस आ जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट को भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको क्रम। मैंने कहा सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो किसी में अगर मान लो एरोमेटिसिटी आती है तो बाकी वाली चीज़ें भूल जाओ, किसी में रेजोनेंस आ रहा तो बाकी वाली चीज़ें भूल जाओ, उसकी रेजोनेंस की जो पीछे वाली चीज़ें होती है उसके बाद आने वाली चीज़ें उनको आप भूल जाया करो। ये क्रम वाइज आपको इनको अप्लाई करने होते हैं। तो इसमें नेगेटिव चार्ज के साथ में लगा हुआ है CH2, उस पर भी नेगेटिव चार्ज के साथ में CH2 लगा हुआ है, तो दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ आगे CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, उसमें आगे NO2 है जो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई और माइनस वाई वाले में स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा लेता है कार्बन आयन की, माइनस आई वाला अभी बढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। ठीक है,
ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है, सरल सीधा सादा सा स्पीसीज है, प्रजाति है। और ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा साइक्लिक है, नेगेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव यानी कि अनुनाद है, इधर से भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, इधर से भी अनुनाद है, मतलब कि पूरा अनुनाद है। और इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक, और ये जो ये नेगेटिव चार्ज था उसके साथ में भी लोन पेयर होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 संख्या होती है इवन, यानी कि ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। ये वाला ना एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, PHCH2 माइनस PHCHP और PHCPHPH नेगेटिव। आपको पता होगा पीएच जो बोलते हैं वो बोलते हैं फिनाइल को, फिनाइल जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बेंजीन रिंग होती है, अगर इसके ऊपर ग्रुप लगा ले, इसको मतलब इसकी वैलेंसी खाली कर ले तो ये फिनाइल बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है फिनाइल पीएच का मतलब रिंग ही होती है। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ वापस से, CH2 माइनस और पीएच की जगह पर आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये दूसरे में 2 रिंग लगी हुई है, ये 2 रिंग लगा दी, बढ़िया सी 2 रिंग लगा दी इसके ऊपर। अगले वाले में 3 रिंग लगानी है, ये 3 रिंग हो गई इसके ऊपर। आपको पता होगा कि रिंग के जस्ट ऊपर वाले कार्बन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो रिंग के साथ में रेजोनेंस दिखाता है। आपको अगर नहीं पता है तो देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये रिंग में रेजोनेंस से घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हो रहा है रेजोनेंस। इसमें नेगेटिव चार्ज जो है इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, उस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ज़्यादा रेजोनेंस होगा, 2 बार रेजोनेंस होगा, डबल रेजोनेंस होगा उसकी तुलना में। और इसमें ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ, इस रिंग के साथ, इस रिंग के साथ, तीनों के साथ रेजोनेंस करेगा, तो ट्रिपल रेजोनेंस होगा। जितना ज़्यादा रेजोनेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना ही होनी चाहिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नोट करने में थोड़ी जल्दबाजी रखना, अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। ठीक है, पॉज करना बहुत ही आसान होता है, इस पर जो चल रहा होता है उस जो त्रिकोण वाला बटन होता है उस पर दबा दोगे तो ऐसे 2 तीर आ जाएगी पैरेलल, तो उसका मतलब पॉज हो गया। ठीक है, पॉज करना आपको आता होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह का, CH3 CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक है, इसका मैं आंसर बताने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ज़रा आप याद रख लीजिए। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज़्यादा अच्छे से रह पाता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर कार्बन जो है वो sp3 होता है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन कैसा sp3 होता है, डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp कार्बन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नॉर्मल आपको पता होगी। देखो, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, sp2 की ज़्यादा होती है, sp की और ज़्यादा होती है। ये बात भी शायद आपको केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ी तो पता होगी। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो पता होगी। अब 11th वाले बच्चे हैं तो वो तो शायद पहले ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंटिन्यू चल रही है, तो उसकी वजह से शायद बच्चों को पता नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि sp3 जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, sp2 वाले कार्बन की होती है 2.8 और sp कार्बन की 3.2, यानी कि sp कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है। नेगेटिव चार्ज
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, वह ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल किस पे रहेगा, उस पे रहेगा। तो सबसे स्टेबल वो हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे कम स्टेबल, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस टाइप का हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बच्चों, थोड़ा याद रख लेना इसको, है ना। याद मत रखना, इसके कंसेप्ट को, लॉजिक को याद रखना। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी नहीं होती है, उसके लॉजिक याद रखने होते हैं। चलिए इसके बाद में आते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। ये CH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बेनायन। ठीक है, ये यहाँ पर और नेगेटिव लगा दिया। ये तो तीनों सेम नज़र आ रहे हैं, तो चलो इनको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर OCH3 लगा लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। H तो सब जगह लगे हुए, H तो यहाँ सब जगह लगे होते हैं। मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ ताकि कंपेयर हो जाए, आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ। यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, आपको पता है इस CH2 के रेस्पेक्ट में रिंग के ऊपर पैरा पे कोई ग्रुप लगा होता है तो फिर रेजोनेंस दिखा सकता है वो। ठीक है, +M या -M जो भी उसका इफेक्ट होता है वो दिखा सकता है। मेटा के ऊपर ये रेजोनेंस जो काम नहीं करता है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा। तो ये OCH3 जो है इसका +M इफेक्ट होता है, तो ये +M इफेक्ट दिखा रहा है। हाइड्रोजन बेचारे का कोई इफेक्ट नहीं है एकदम, ये तो साधु संत की तरह है, इसका कोई किसी से लेना देना नहीं होता है। और NO2 है, इसका होता है -M इफेक्ट। 3 आपके पास में स्पीसीज है, प्रजातियाँ हैं। ठीक है, प्रजातियाँ क्यों बोलते हैं बच्चों, इनको मॉलिक्यूल बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इनको अणु बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। जब किसी के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको केमिकल स्पीसी बोलना चाहिए, रासायनिक प्रजाति। ठीक है, +M -M ये सब कार्बेनायन है, मतलब कार्बेनायन। तो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो माइनस वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा लेता है, +M वाला स्टेबिलिटी कम कर लेता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये सबसे कम स्टेबल, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, और ये बीच में रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया है। नोट करते रहो साथ साथ में जल्दी जल्दी से। CH2 -NO2 और CH2 के रेस्पेक्ट में एक बार मेटा पे लगा लेते हैं NO2 ग्रुप, और एक बार CH2 के रेस्पेक्ट में, एक बार CH2 माइनस के रेस्पेक्ट में पैरा पे लगा लेते हैं NO2 ग्रुप। ये तीनों कार्बेनाइन हैं, इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो बताओ सबसे स्टेबल कौन सा होगा, बताओ सबसे स्टेबल कौन सा होगा, अनुमान लगाइए। अनुमान नहीं लग पा रहा तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला कर लीजिए, लास्ट में जिसमें भी जो भी आएगा तो वो सबसे स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा लागू नहीं होने वाला, यहाँ पर करना मत गलती से। आप देखो NO2 बहुत ही कुख्यात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। NO2 जो होता है ये बहुत ही कुख्यात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हर किसी से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, अब तक आप ये सीख गए होंगे। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कहाँ पे लगा, ऑर्थो पे लगा हुआ, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -M इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, -M इफेक्ट दिखाएगा। मेटा पे -M इफेक्ट नहीं दिखता है, पैरा पे भी -M इफेक्ट दिखता है। तो अब एक सवाल उठता है आपके सामने कि -M इफेक्ट NO2 जो है यहाँ पर भी लगा रहा है और वहाँ पर भी लगा रहा है, ज़्यादा -M कहाँ लग रहा है? तो -M जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। ऐसा मत सोचना कि CH2 के यहाँ पर ये पास में है -M, तो यहाँ ज़्यादा -M लगेगा, वहाँ CH2 के रेस्पेक्ट में ये दूर हो गया तो कम लगेगा। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, ये जो M इफेक्ट होता है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए -M के अलावा इसका -I प्रभाव भी होता है NO2 का, ये I वाले के अंदर भी आता है -I, तो इसका -I जो है यहाँ लगेगा, और बल्कि काफ़ी ज़्यादा लगेगा क्योंकि CH2 के रेस्पेक्ट में ही पास में है।
माइनस आई इफेक्ट है वो दूरी पर निर्भर करता है, जितना पास में होगा जितनी दूरी कम होगी उतना ये इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर एम तो लग नहीं रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो लग ही रहा है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि दूरी बढ़ गई है, तो केवल माइनस आई थोड़ा सा कम। इसमें बिल्कुल माइनस आई ख़त्म होके ना के बराबर हो गया क्योंकि दूरी बहुत बढ़ गई है। तो ये माइनस वाले प्रभाव जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो माइनस वाले प्रभाव का जो योग आएगा इस पहले वाले में सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? 1 नंबर वाला हो गया। फिर इस दूसरे में तो केवल माइनस आई, उस तीसरे माइनस एम और माइनस आई दोनों हैं, तो फिर तीसरा वाला नंबर 2 पे आ जाएगा और फिर ये दूसरा वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, सब आपके बाउंसर जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, आपके पकड़ नहीं पा रहे इसको, तो आप जो एप्लीकेशन है उस पर आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है आप अपना क्या कीजिए, जो भी डाउट है उसको पेज पे लिख के फ़ोटो खींच के उसको डाल दीजिए ऐप के अंदर, या आप अपनी रिकॉर्ड करके जो भी आप वॉइस रिकॉर्ड से डाल दीजिए कि सर हमें समझ नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा दोबारा। ठीक है, या फिर कभी क्लास में मिलना हुआ या कोई जूम सेशन हुआ तो मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये कार्बन आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। एक आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ जो आप खुद करके आओगे। होमवर्क आपका है ये वाला, ये है आपका होमवर्क के लिए। थोड़ा हल्का ही दे रहा हूँ, ज़्यादा हैवी हो गया तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ये 3 स्पीसीज़ है, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है इनकी। ठीक है, आपके लिए हिंट ये है कि इसमें से एक है वो एरोमेटिक है, वो कौन सा है वो कौन सा नहीं है वो आप जानो। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ख़त्म होता है। तो हमने आज के लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पढ़ी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ी थी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से समझने वाले हैं। तो इसको मिटा देते हैं और आगे वाले टॉपिक की हेडिंग लगाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे पहले, जिसमें साथ में HOH पढ़ने वाले हैं। HOH का मतलब होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हिंदी वालों के लिए लिख लेता हूँ। वैसे हिंदी वालों को भी इंग्लिश में पढ़ना चाहिए क्योंकि जो केमिस्ट्री होती है आगे की वो सब इंग्लिश में होती है, हिंदी में कोई मतलब नहीं है। वैसे भी राजस्थान में भी अगले 1-2 साल में साइंस में हिंदी मीडियम ख़त्म होने जा रहा है, जैसे कि हरियाणा और बाकी जगह पे ख़त्म कर लिया गया है। वैसे केवल साइंस में इंग्लिश मीडियम रहेगा। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है। आप चूँकि सारे लेक्चर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में बने हुए हैं, तो आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो 11th क्लास में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो सकते हो। हमने बहुत सारे मैंने जिस कोचिंग में पहले पढ़ाया है वहाँ पर खूब सारे बच्चे जो है 10th तक हिंदी में पढ़ते हैं और 11th से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ रहती है, क्योंकि आप 12th के बाद जो भी करोगे, BTech करोगे या MBBS करोगे, वो सब प्योर इंग्लिश में होती है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप 2 साल पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और आपको वहाँ दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप कन्वर्ट मार सकते हो एकदम हिंदी से इंग्लिश में आ सकते हो। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लगभग मिलता जुलता ही होता है। टर्मिनोलॉजी है उसमें कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। समय की जो सुई है वो तेज़ी से टिक टिक करती हुई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।